हानिया किस्त नंबर 2। रात के किसी पहर नींद में कसमसाते हुए इसने हाथ बढ़ाकर अपने बराबरी में सोई हानिया को अपने करीब करना चाहा, लेकिन अगले ही पल इसे आंखें खोलनी पड़ी। नींद के खुमार से सुर्ख पड़ती निगाहें इसने इधर उधर घुमाई और न तो वो बेड पर अपनी जगह मौजूद थी और न ही कमरे में इसका नामो निशान था। हानि कम्बल उतार कर एक जानिब फेंकते हुए वह बेड से उतरा। दिल ने किसी खतरे की निशानदेही की थी। हानि, कहाँ हो तुम? वो स्लीपर पैरों में पहनता हुआ अटैच बाथरूम की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जवाब नादिर। अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। इसने हैंडल घुमाते हुए हाथ से रूम का दरवाज़ा खोला। वो यहाँ भी ना थी। दिल एकदम परेशान हो गया। ये पहली बार नहीं था। वो अक्सर यूं ही बिना बताए रूम में से चली जाती थी और हसन इसे ढूंढते ढूंढते पागल हो जाता। हानिया, वो बेचैन होता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। इसे वहाँ भी मौजूद ना पाकर तेजी से कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आया। हानिया, कहाँ हो तुम? जवाब तो दो यार। इसकी आवाज़ से ही इसके अंदर के जज्बात का अंदाज़ा हो रहा था। कोई जवाब न पाकर वो टेंशन से बालों में हाथ फेरता तेजी तेजी सीढ़ियाँ उतरने लगा। किचन में झांका, वहाँ भी ना थी। ड्राइंग रूम, टीवी रूम, लाउंज, गेस्ट रूम, हर जगह वो जहाँ इसकी मौजूदगी का गुमान हो सकता था वहाँ इसने देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हवेली के इस पोर्शन के बाकी कमरे लॉक थे, सो वहाँ वो जा नहीं सकती थी। वो भागते हुए दाखिली दरवाज़ा खोलते हुए बाहर लॉन में आया कि शायद घबराहट की चलते चंद लम्हे को वो बाहर आ गई हो। हानिया, अंधेरे में इधर उधर निगाह दौड़ाते वो एक बार फिर चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब ना मिला। वो घुटनों पर हाथ रखकर झुका और गहरे गहरे सांस लेने लगा। जहनी परेशानी और भागने के बाद से सांस फूलने लगी थी। सीधे होते हुए इसने पेशानी मसली। जहन माफ हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि इसे कहाँ ढूंढे। हवेली का बड़ा सा लोहे का गेट भी लॉक था। इसने सोने से पहले खुद ताला लगाया था और चाबी अपने वार्डरोब की पॉकेट में रखी थी। इसके बाहर जाने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। शदीद बेबसी महसूस करते हुए वो मुड़ा ताकि अंदर जाकर दोबारा सारे कमरों में चेक कर सके। तभी इसकी निगाह उठी तो वो अपनी जगह फ्रीज होकर रह गया। ये हवेली खासी पुरानी थी और बहुत बड़ी थी। इसका कुछ हिस्सा दोबारा तामीर करवाया गया था जदीद अंदाज में, और हसन को कंपनी के जानिब से ये घर ऑफर किया गया था, जबकि बाकी हवेली अपनी साबिका हालत में थी। यूँ जैसे कोई खंडहर हो, बेरंग रोगन वाली पुरानी खंडहर। कंपनी के साथ हसन का 4 साल का मुआहदा हुआ था। 4 साल के बाद इसे वापस लाहौर चले जाना था, लिहाजा अर्जी तौर पर इसे रहने के लिए ये रिहाइश गाह इसे नामुनासिब ना लगी थी। और फिर इस पुरानी हवेली में भला उनका क्या लेना देना था? जहाँ इन्हें रहना था, इस हिस्सों को तो दोबारा तामीर करा दिया गया था। यूं ही काफ़ी था। वैसे भी 2 अफराद थे। वो 2 अफराद को रहने के लिए कितनी जगह और कितना बड़ा घर दरकार हो सकता था। बस यही सोचकर हसन ने यहाँ रहने का फैसला कर लिया था। वैसे भी हवेली का पुराने हिस्से के दाखिली दरवाज़ा मुकम्मल बंद था और इस तरफ कभी जाने की ज़रूरत ही पेश ना आई थी। तो हानिया को या हसन को इसकी क्या ज़रूरत थी? लेकिन आज हानिया न जाने कैसे इस पुरानी हवेली में दाखिल हो चुकी थी। सामने दूसरी मंजिल पर मुख्तलिफ कमरों के सामने बने खिड़कियों में हसन ने हानिया की एक झलक देखी थी, जो बाएं जानिब चलती जा रही थी। अचंभा हसन को इस बात का हो रहा था कि रात के इस पहर हानिया को इस हवेली में जाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी, और फिर इस तरफ
کا दरवाज़ा हर वक्त मुकम्मल बंद रहता था, तो हानिया को इस हवेली में कैसे दाखिल हो गई, वो कहाँ जा रही थी। बहुत से सवाल थे जो हसन के दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन उनका जवाब देने वाला कोई भी नहीं था वहाँ। वो बगैर कुछ सोचे तेजी से उस पुरानी हवेली के जाने पड़ा। दाखिली दरवाजे के करीब आया तो लॉक खुला हुआ मिला। अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ दाखिल धुआं, मिट्टी और न जाने क्या क्या था। हर तरफ जाले लगे थे। खांसता हुआ वो सीढ़ियाँ तलाशने लगा। जल्दी अपने मकसद में कामयाब होता वो दूसरी मंजिल पर जा पहुंचा और जिस तरफ हानिया गई थी इसी तरफ बढ़ गया। अब की बार इसने आवाज़ देने से गुरेज किया था। वो देखना चाहता था कि हानिया इस हवेली में क्यों आई है। बगैर आहट पैदा किए वो आगे बढ़ा। वार्डरोब के आगे मुड़ा तो मुड़ते ही इसे ठिठकना पड़ा। दाएं जानिब के एक कमरे से धीमी सी हंसी की आवाज़ आ रही थी और चूड़ियों की झनकार की आवाज़ भी। वो आवाज़ बिलाशुबा हानिया की थी। हसन ने दरवाजे से कान लगाकर अंदर की सूरत हाल को महसूस करना चाहा। अब हानिया की बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि हसन के पल्ले कुछ ना पड़ा। वो शॉक्ड हुआ था। इस बंद कमरे में कौन था जिससे हानिया बातें कर रही थी। इसके दिल में शक ने सर उठाया था। फिर नहीं, हानिया ऐसी नहीं है। वो रात के इस वक्त यूं बंद कमरे में बैठकर किसी गैर मर्द से बातें नहीं कर सकती। दिल ने फौरन हानिया की तरफदारी की थी, लेकिन दिमाग उकसा रहा था, इसे शक में मुब्तला कर रहा था। गुस्से के आलम में दरवाज़ा खोलकर वो चौखट पर आन खड़ा हुआ। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर हानिया की आती आवाज़ एकदम रुकी। वो जहाँ की तहाँ रह गई। इसकी पुस्त दरवाजे की तरफ थी और कमर पर बिखरे बाल साफ नजर आ रहे थे। वो नीचे जमीन पर आलती पालती मार कर बैठी थी, लेकिन कमरे में हानिया के अलावा हसन को और कोई नजर न आया। वो चौंकी और खोजती नजर से इधर उधर देखता आगे बढ़ गया। हानिया अभी तक अपनी जगह से हिली तक ना थी। किसी और को वहां ना पाकर हसन मुंह से गहरी सांस खारिज हुई। हानिया, यहाँ क्या कर रही हो और किससे बातें कर रही थी तुम? वो उलझता हुआ आगे बढ़ा और हानिया के सामने जा खड़ा हुआ। इसका चेहरा देखकर एक और झटका लगा था हसन को। चेहरे पर मेकअप किए सुर्ख लिपस्टिक लगाए हुए होठ, कानों में झुमके पहने वो यूं तैयार थी जैसे किसी फंक्शन पर जा रही हो। जबकि कितने माह हो चुके थे हसन ने उसे कभी तैयार न देखा था। हसन के लाख कहने पर भी वो लिपस्टिक तक न लगाती। हसन को इसके हाथ की मेहंदी बहुत पसंद थी, लेकिन इसके कहने के बावजूद हानिया हर बार टाल जाती। इसको सूने हाथ हसन के दिल दुखाते थे, लेकिन हानिया की तबीयत के पेश नज़र ज़्यादा इशरार करना इसने कभी मुनासिब ना समझा। और आज गैर मुतवक्क तौर पर इसे यूं सजा सवरा देखकर हसन के माथे पर तो त्योरियां चढ़ने लगीं, लेकिन खुद पर काबू पाते हुए वो हानिया की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो इसे यूं ही अचानक सामने पाकर खौफज़दा निगाहों से देख रही थी। हानिया, मैंने पूछा किससे बातें कर रही थी तुम अभी? हसन का लहजा कदरे सख्त हुआ। सारा दिन ऑफिस में काम करने और सर खपाने के बाद शाम को वो घर आता था तो हानिया की तवज्जो हासिल करने की ख्वाहिश होती, लेकिन इसकी गायब दिमागी के बादशाह दिल मसरूब कर रह जाता। रात में सोता तो यूं ही अक्सर हानिया को कमरे से गायब पाता। जहनी परेशानी और नींद की कमी की वजह से वो खुद भी कभी कभी चिड़चिड़ा सा हो जाता था। कक कोई नहीं, कोई भी तो नहीं है यहाँ। मम्मा मैं किससे बातें करूँगी भला? हानिया ने हकलाते हुए यूं कहा जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। साथ ही वो एक जानिब देखने लगी। हसन ने इसकी निगाहों के जानिब में देखा, लेकिन वहाँ इसे कुछ भी ना दिखाई दिया। पुरानी जंग लगी कद आदम खिड़की के सामने पुराना पर्दा लहरा रहा था। बस हानिया, मेरी तरफ देख कर बात करो। इस तरफ क्या देख रही हो? हसन तकलीफ से चिढ़ा हुआ। इसके अंदाज पर हानिया ने हैरानी जैसी आंखों में खौफ व हर्ष लिए इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में नमी की झलक दिखाई दी थी।
एक नज़र हसन को देखने के बाद वो फौरन सर झुका गई। हसन ने बालों में हाथ फेर कर खुद को कंपोज करने की कोशिश की, फिर गहरी सांस भरता हुआ इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। चलो उठो, घर चले। एक हाथ से हानिया का हाथ थामते हुए दूसरे बाजू से इसके कंधों के गिर्द घेरा बनाकर हसन ने इसे उठने में मदद दी। बगैर कोई लफ्ज़ कहे वो उठ गई। अलबत्ता दरवाजे के करीब जाकर वो गर्दन मोड़कर फिर से पीछे देखने लगी थी। हसन ने बेबसी भरी निगाहों से इसे देखा, फिर इसे लिए हुए इस हवेली से बाहर आ गया। आज फिर वो हानिया को ले जाकर डॉक्टर नादिया अजमल के पास आया था दूसरे सेशन के लिए। इस एक हफ्ते में इसने खुद पूरी एहतियात से डॉक्टर की दी हुई सलाह पर दवाइयाँ हानिया को इस्तेमाल करवाई थी, लेकिन इसकी हालात में मामूली सा भी फ़र्क नज़र न आया था। हसन को हानिया को डॉक्टर के रूम में एक जानिब बिठाए। अब हसन खुद एक हफ्ते की सारी सूरत हाल से डॉक्टर को आगाह कर रहा था। आवाज़ धीमी थी ताकि हानिया सुन न सके। वैसे भी वो लाशऊरी तौर पर जो कुछ करती थी बाद में बहुत कम याद रहता था इसे, और हसन के मुंह से अपनी हालत के बारे में सुनकर वो यकीनन परेशान हो जाती, और हसन इसे परेशान नहीं करना चाहता था और ना ही इसके मामले में कोई रिस्क ले सकता था। इसलिए अब इसे वेटिंग रूम में ही बैठाने की बजाय अपने साथ ही ले आया था डॉक्टर नादिया के कैबिन में। डॉक्टर नादिया अजमल हसन की बातों को सुनते हुए हानिया को भी बागौरे देख रही थी, जो इर्द गिर्द से बेनियाज दीवारों को तके जा रही थी और कभी सर झुकाए दांतों से नाखून काटने लगती। इसकी हर हरकत इसे इसकी दिमागी कैफियत का बता रही थी। वो जब भी आती थी शुरू में इसकी यही हालत होती थी, फिर डॉक्टर नादिया अजमल से बात करके धीरे धीरे वो पुरसुकून हो जाती। मिस्टर हसन रज़ा, जब ये मेडिसिन से भी मरीज को कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो और ना ही वो अपने बारे में खुलकर कुछ बताने पर तैयार हो, तब हमें एक खुसूसी अमल करना पड़ता है जिस पे हम हिप्नोटिज़म का नाम दिया जाता है। इस अमल में मरीज़ एक ख़ास शहर में जकड़ा जाता है। इसके दिल व दिमाग हमारे काबू में आ जाता है। यूँ समझ लें कि मरीज़ का खुद अपने ऊपर कोई काबू नहीं रहता। हम इससे जो चाहें उगलवा सकते हैं, और इसके शहर के ख़त्म होने के बाद मरीज़ को खुद कुछ भी याद नहीं रहता कि इसने क्या क्या बोल दिया हमारे सामने। यूँ कह लें कि इस अमल के ज़रिए हम मरीज़ से इसके माजी के तमाम औकात जानने की कोशिश करते हैं, और फिर मरीज़ की उलझन इसकी दिमागी ग्रह को खोलने की कोशिश की जाती है। आपकी वाइफ भी अपने बारे में कुछ खास बताना नहीं चाहती, तो मुझे इन्हें हिप्नोटाइज़ करना पड़ेगा। इनके इलाज के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो। और एक बात और, माजी में इंसान ने जो भी गलतियाँ की हों और जिनका एतराफ़ वो हमारे सामने करता है, वो सब हमारे पास एक राज की तरह महफूज रहता है। हम इसे रिकॉर्ड ज़रूर करते हैं, लेकिन किसी को वो रिकॉर्डिंग देते नहीं हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो माजी की वजह से बहुत से लोगों के घर तबाह नज़र हो जाते हैं। मैं मिसेज़ हानिया को हिप्नोटाइज़ ज़रूर करूँगी, लेकिन उनके राज आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी छोटी बात की वजह से आपका घर खराब हो। ये सब इलाज की नीयत से किया जा रहा है, तो जैसे ही मैं असल मसले तक पहुँचती हूँ, मैं इनका इलाज शुरू कर दूँगी। 60% चांस होते हैं इस तरीके में मरीज़ की हालत सुधर जाती है। बाकी जो अल्लाह की मर्जी होगी होना तो वही है। डॉक्टर नादिया अजमल की बातें सुनकर हसन की परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ था, लेकिन फ़िलहाल उनकी बात मानने के सिवा उसके पास कोई चारा भी ना था। ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे डॉक्टर। मुझे मेरी बीवी बहुत अजीज़ है और इसकी सेहत के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।
اگر اس طریقے سے وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آتی ہے تو اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نادیہ کی باتوں نے اسے ایک امید کا سرا تھمایا تھا اور اس کے دیے کی روشنی میں وہ آگے بڑھنے کی خواہش دل میں پیدا کر چکا تھا۔ اوکے، 2 دن بعد یعنی پیر کو آپ انہیں میرے پاس لے آئیے گا، پھر ان کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں۔ تب تک میں ان کی میڈیسن چینج کر رہی ہوں۔ یہ اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے، یہ استعمال کروائیے انہیں۔ ڈاکٹر نادیہ کی بات پر وہ سر ہلاتا اٹھا اور کچھ فاصلے پر سر جھکائے بیٹھی ہانیہ کو لے جا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ٹھیک 2 دن بعد حسن ہانیہ کو لے کر پھر سے ڈاکٹر نادیہ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ مسٹر حسن، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں، اب ہمیں کچھ وقت لگے گا، اس کے علاج کے لیے چند گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ باہر ویٹنگ روم میں ویٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی جاب پر جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے کچھ ضروری سامان میز پر رکھتے ہوئے حسن کو مشورہ دیا۔ وہ شیشک اور بینچ میں مبتلا ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد فیصلہ کرتے ہوئے اس نے سر اٹھایا۔ میں باہر ویٹنگ روم میں انتظار کر لوں گا، آپ کو جتنا وقت لگتا ہے آپ لے لیجئے، لیکن میں ہانیہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس کے لہجے میں اتنی گہرائی تھی کہ اس کی زندگی میں جیسے وہی ایک لڑکی سب کچھ تھی جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل وہ کئی دن خود پر سوار کر کے اسے تنہائی کا عادی بنا چکا تھا، لیکن اب نہیں، اب اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا وقت تھا اور اسے ہرگز ہانیہ کے ساتھ ہی ہونا تھا۔ آلرائٹ، پھر آپ باہر چلے جائیں تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکوں۔ ڈاکٹر کی بات پر سر ہلاتا وہ اٹھا، ایک نظر برابر بیٹھی ہانیہ پر ڈالی جو کنفیوز سی اسے تک رہی تھی۔ ڈونٹ وری ہانی، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں باہر ہی ہوں۔ اس کے گال کو سہلاتا ہوا وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ مسز ہانیہ، آپ اس چیئر پر آ جائیں۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل کے کہنے پر وہ اٹھی اور جھجکتی ہوئی متبادلہ جگہ پہ جا کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر نادیہ نے کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے ٹیبل لیمپ آن کیا اور اس کی روشنی بھی کم کر دی۔ کمرے میں اب نیم اندھیرا تھا اور جس جگہ ہانیہ بیٹھی تھی وہاں روشنی بالکل کم تھی۔ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے۔ ڈاکٹر نادیہ کے کہنے پر وہ ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا، دل میں طرح طرح کی خدشاتیں ابھر رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد ہی اسے لگا جیسے کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی سہولت ختم ہو رہی ہے، دماغ جیسے سن ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کا ذہن گہری نیند میں ڈوبتا جا رہا ہو۔ تاریکی ہی تاریک تھی ہر طرف۔ کہیں دور سے ڈاکٹر نادیہ اجمل کی آواز سنائی دے رہی تھی، اپنے بارے میں بتائیں، شروع سے سب ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک جو باتیں، جو اوقات اور جتنی بھی یادیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں وہ سب بیان کریں۔ ٹیپ ریکارڈ آن کرتے ہوئے ڈاکٹر نادیہ اب اس کے بولنے کے منتظر میں تھی۔